गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे इस DIPS यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने गॉस लॉ का फर्स्ट पार्ट पढ़े हुए थे। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ का सेकंड पार्ट। और हमारा जो प्रीवियस क्लास था उस प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने केवल गॉस लॉ से रिलेटेड बेसिक चीज़ों को हम लोगों ने सीखा था। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एग्ज़ाम में आप गॉस लॉ को कैसे गाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फोकस करते हैं इस गॉस लॉ पे। यानी मैं आपको बताया था कि जो फ्लक्स है वह बराबर होगा यदि किसी सरफेस में टोटल चार्ज को लेकर के अगर इप्सिलॉन नॉट से उसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा फ्लक्स के बराबर वो वैल्यू आ जाता है। और इस बात को हम लोग मैथमेटिकल टर्म में राइट कर सकते हैं कि फाई इक्वल टू सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, जो बराबर होगा आपको कि समेशन ऑफ क्यू, यानी जो उस सरफेस में सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होगा उनका समेशन और डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। जो परमिटिविटी है उसे डिवाइड कर देने के बाद हमें फ्लक्स ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम लोग इस मैथमेटिकल टर्म जो राइट किए हुए हैं आपके बोर्ड पे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है इंटीग्रेशन, और ये इस तरह का सिंबल बनाया गया है। इस तरह का सिंबल इंटीग्रेशन में ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंबल इसलिए यूज किया जाता है कि ये डिनोट करता है ये सिंबल कि जो सरफेस इसके अंदर यूज किया गया है वो सरफेस किस टाइप का सरफेस है, तो क्लोज सरफेस है। यानी क्लोज सरफेस के अंदर जो उपस्थित चार्ज होंगे उन्हीं का हमें कैलकुलेशन करना है, और जो बाहर चार्ज होंगे उनका कैलकुलेशन हमें नहीं करना है। ऐसा किसने बताया? ऐसा गॉस बाबा ने बताया। इस सरफेस का नाम हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल मेथड के थ्रू इनका कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए इनका नाम होगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल। और इंटीग्रल मेथड से ही क्यों इनका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको याद होगा मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह से चेंज करती है। फर्स्ट चेंजिंग इंक्रीज कर जाती है या तो सेकंड वाली चेंजिंग डिक्रीज कर जाती है। तो मैंने बताया था कि जब भी कोई क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता है, अगर डिक्रीज करती है तो डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो हम स्ट्रिप लेते थे और उस स्ट्रिप को ले करके हम क्या करते थे कि कैलकुलेशन करते सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे। दैट्स क्लियर डियर स्टूडेंट्स। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ऑब्जर्व हुआ है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। जैसे गॉस बाबा ने बताया कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर ही जो चार्ज होता है उसी का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, यानी इस लॉ के अनुसार किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इससे इस सरफेस से बाहर उपस्थित जो चार्ज होगा क्या उसका कैलकुलेशन नहीं होगा? अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है जो बाहर चार्ज है उसके साथ तो नाइंसाफ़ी है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम का प्रूफ। इसे करने से पहले थोड़ा सा जो बेसिक जानकारी है वो हम लोग कर लेते हैं। बेसिक जानकारी में मैंने कुछ अपने थॉट से इमेजिन किया हुआ है जो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। आप इस बात को समझते हैं तो आपको गॉस थ्योरम को प्रूव करने में या गॉस के एप्लीकेशन को पढ़ने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस को ही कंसीडर करना है। अगर आर्बिट्रेरी आप सरफेस कंसीडर कर लेते हैं तो उसका प्रूफ तो हो जाएगा, बट उसमें काफ़ी डिफिकल्टीज क्रिएट हो जाएगी। तो आप ऐसा सरफेस कंसीडर कीजिए जो काफ़ी क्या हो, सिंपल हो, जिसके बारे में आपको जानकारी हो। ठीक है, तो सिमेट्रिकल सरफेस हमें लेना है। सिमेट्रिकल सरफेस कहने का अर्थ क्या होना चाहिए कि उस सिमेट्रिकल सरफेस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करे तो वो क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी प्रत्येक प्लेस पे यानी प्रत्येक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और उसका सिमेट्री थीटा भी होना चाहिए। इसके बाद चलिए हम लोग बेसिक का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाउ टू वर्क गॉसियन सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस पे हम लोग काम कैसे करेंगे, उसके लिए मैं कुछ इजीएस्ट वे में आपके लिए कुछ स्टेप बनाया हूँ।
4 स्टेप बनाया हूँ, उस 4 स्टेप को आपको याद रखना होगा। फर्स्ट आपका स्टेप है इमेजिन गॉसियन सरफेस। हमें इमेजिन करना है, कंसीडर करना है एक गॉसियन सरफेस, और वो इस टाइप का सरफेस होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा दोनों क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर वो सिमेट्रिकल नहीं है तो उसे हमें अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करना होगा। जैसे आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। ये देखिए आपका एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए कि यह एक तरह का गॉसियन सरफेस है। तो इस गॉसियन सरफेस तो यहाँ पर सिमेट्रिकल है नहीं। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो इसे हम लोग इस तरीके से अपने थॉट के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करेंगे ताकि इसका कैलकुलेशन आसान हो जाए। और इस तरह से स्प्लिट करना है कि इसके प्रत्येक पार्ट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 तरह का सरफेस दिखाई दे रहा है। एक सरफेस तो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, दूसरा वाला भी है सेम वही क्रॉस सेक्शनल एरिया, और थर्ड है कर्व सरफेस। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया फर्स्ट और सेकेंड में जो थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। और जो कर्व सरफेस है, जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस में थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। इसलिए इसे हम लोग 3 पार्टों में स्प्लिट कर लेंगे और 3 पार्टों के द्वारा जो हमें फ्लक्स मिलेगा φ1, φ2 और φ3, इन तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इस तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे। आइए देखते हैं सेकंड नंबर स्टेप, कैलकुलेट द इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। इसका कैलकुलेशन करना है। अब आइए थर्ड स्टेप में हम लोग देखते हैं। थर्ड स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है टोटल इनसाइड चार्ज, यानी जो सरफेस के अंदर, जैसे ये सरफेस हुआ, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनसाइड चार्ज है, यानी इसके अंदर कितना चार्ज इन्वॉल्व है, उन सभी चार्जों का हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेट करके ऐड कर लेंगे उन्हें। आइए 4 नंबर स्टेप को देखते हैं। 4 नंबर स्टेप में यहाँ पे क्या करना है, आपको गॉस लॉ को अप्लाई कर देना है। क्या करना है, गॉस लॉ को अप्लाई करना है, और गॉस लॉ को अप्लाई करने के बाद आप उससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग 4 स्टेप में पूरे गॉसियन थ्योरम को बहुत आसानी से हम लोग प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो आपको गॉसियन थ्योरम को प्रूव करने के लिए ये 4 स्टेप आपको याद होना चाहिए। गॉसियन थ्योरम को प्रूफ करने के लिए वही हम लोग 4 स्टेप का यूज़ करेंगे। हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या था कि कंसीडर इमेजिनरी सरफेस। तो सबसे पहले हम लोग इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करेंगे। एक इमेजिनरी सरफेस को लेट कर लेंगे जिसे हमें राइट करके दिखाना होगा, ठीक है। तो मैंने बोर्ड पर राइट कर रखा है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टेप को डील करते हैं। फर्स्ट वाले स्टेप में क्या कर रहा है कि कंसीडर इमेजिनरी सरफेस। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि कंसीडर करना होगा इमेजिनरी सरफेस को। तो हमने यहाँ पर एक स्फीयर गॉसियन सरफेस कंसीडर किया। हमने स्फीयर गॉसियन सरफेस क्यों कंसीडर किया, आपके पास क्वेश्चन हो सकता है। मैंने आपको प्रीवियस ही बताया था कि आपको वैसे सरफेस को कंसीडर करना है जो आपको कैलकुलेशन में काफ़ी वैसे ही सरफेस को हमें कंसीडर करना है। इसलिए हमने यहाँ पर एक स्फेरिकल सरफेस को कंसीडर कर रखा है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो मेरा कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप में हमें क्या कर रहा है, सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि कैलकुलेट करना है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस है। तो आइए हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। इसके ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, आर, ठीक है। ये रहा उसका ओरिजिन। हाँ, इससे पहले एक और पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे कि जो हम यहाँ पर पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, क्या वो पॉइंट हमारा यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो इसलिए हम देख पा रहे हैं कि इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर ये पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसे कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सेकंड में हमें एलिमेंट एरिया चाहिए, ठीक है। किसी भी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तभी एग्जर्ट करता है जब वहाँ पर चार्ज एग्जिस्ट करता हो। चार्ज का एग्जिस्टेंस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एग्जर्ट करता है। तो सबसे पहले हम इसमें चार्ज कंसीडर करेंगे। तो हमने सपोज किया कि इसके अंदर जो चार्ज है वो क्या है, Q है।
टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या है, तो Q है, और यह चार्ज क्या है, इनसाइड है। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जाहिर सी बात है कि जब इसके चार्ज इस स्फीयर के इनसाइड में जब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, एग्जर्ट करेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जर्ट करेगा तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमने कंसीडर कर लिया क्या, E। यहाँ पर एग्जर्ट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है। तो अब हमें क्या करना है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, यानी वहाँ पर एक एलिमेंट एरिया कंसीडर करते हैं। तो ठीक वैसे ही हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक एलिमेंट एरिया कंसीडर करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक एलिमेंट एरिया कंसीडर कर लिया। अब जो एलिमेंट एरिया कंसीडर करते हैं तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि उस एलिमेंट एरिया का शेप किस टाइप का होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था उसका भी शेप वही होगा जो हमारा गॉसियन सरफेस का जो शेप होगा। तो यहाँ पर हमारा गॉसियन सरफेस का जो शेप है वो क्या है, स्फेरिकल है। तो हमारे पास जो एलिमेंट एरिया होगा उसका भी शेप क्या होगा, स्फेरिकल ही होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ये एरिया मैंने कंसीडर किया, ये जो एरिया टोटल एरिया है उसको हमने एस कंसीडर किया, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, तो डीएस हो जाएगा, एलिमेंट एरिया। अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट एरिया का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं कि एलिमेंट एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड में होता है। ये बात मैंने पहले भी बताया था कि आपको ये पॉइंट को हमेशा याद रखना है इसे कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए यहां से इस एलिमेंट एरिया से परपेंडिकुलर आउटवर्ड में हमारा जो डायरेक्शन होगा वो होगा हमारा किसका डायरेक्शन, तो डीएस का डायरेक्शन होगा। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं जिस सरफेस में चार्ज इन्वॉल्व होता है उस सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड में ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, एक्सपेंड करती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, यही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हमारा एलिमेंट एरिया का डायरेक्शन है, वही हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। और हमारा थीटा क्या कंसीडर हो जाएगा यहाँ पर, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री कंसीडर होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट। अब आते हैं हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, इसके कैलकुलेशन से पहले हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये अगर हम पॉइंट को P कंसीडर कर लिया तो इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अब हम लोग बात करेंगे कि जो एलिमेंट एरिया है इस एलिमेंट एरिया में कितना फ्लक्स एक्सर्ट करेगा। तो लिखेंगे एलिमेंट एरिया हैव ए फ्लक्स, एलिमेंट एरिया हैव ए फ्लक्स, यानी जो एलिमेंट एरिया है उस एरिया में क्या फ्लक्स होगा। तो एलिमेंट एरिया में क्या फ्लक्स होगा, तो सपोज कीजिए कि एरिया यहाँ पर ds हो गया था, तो यहाँ पर हमारा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, d फाई e हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d फाई e। तो लिख सकते हैं हम लोग d फाई e इक्वल टू e डॉट ds। कोई डाउट? प्रीवियस क्लास में मैं आपको बताया था कि जब भी हम इस d को हटाना चाहेंगे तो डी को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। तो उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज करेंगे, इस तरह का सिंबल। और ये सिंबल क्या करता है, डिनोट करता है कि जो भी सरफेस हमने लिया है वह क्लोज सरफेस है। ठीक है, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा कि फाई ई इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। इसे हम लोग लिख सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू ई के लिए
हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 ओवर आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q ओवर हेयर आर स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री, थीटा के जगह पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे 0 डिग्री। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ds का अर्थ क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ds का अर्थ क्या होता है? ds का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट एरिया। और एलिमेंट एरिया जो होगा वो क्या होगा कि जो एलिमेंट एरिया हम सभी को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या करना है, इंक्रीज कराना है। तो इंक्रीज यानी एलिमेंट एरिया सबका समेशन करेंगे, वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर कि ये क्या होगा बराबर होगा, यानी इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या 4 पाई आर स्क्वायर। कब? जब एलिमेंट एरिया में जब क्लोज इंटीग्रल लगा होगा तो। ठीक है, यानी क्लोज इंटीग्रल ये बताता है कि पूरे एलिमेंट जितनी भी एलिमेंट एरिया सरफेस के अंदर एग्जिस्ट करती है सबका समेशन, तो सबका समेशन क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए अब यहाँ से आर स्क्वायर फुट जाएगा और 4 पाई से 4 पाई फुट जाएगा। कॉस 0 डिग्री का क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू Q ओवर इप्सिलॉन नॉट, जिसे हमें क्या करना था प्रूफ करना था।